जी वालेकुम सलाम। शहनाज, फरीदा, महजबीन, जोया, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज, आवाज और बोर्ड क्लियर है? फरहा ने कह दिया यस, फरीदा ने कह दिया ठीक है, ओके। चलिए फिर एक नया टेस्ट आपका हुआ था। और जब कोई चीज खत्म होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खत्म हो गई है, बल्कि उस चीज के बाद एक नई चीज जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आज या कल आपको, मुझे, दुनिया में जितने भी मखलूक हैं, सबको क्या आनी है? मौत आनी ही है। लेकिन मौत का मतलब कभी भी खात्मा नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की क्या है? शुरुआत है। और वो जिंदगी कौन सी है? लामहदूद है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और हम लोग उसकी तैयारी भी जो है वो करनी चाहिए। हालांकि उसकी तैयारी हम लोग कम कर रहे हैं, जो दुनिया की चीजें हैं उसकी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमें दोनों चीजों को क्या करना है? बैलेंस करना है। चलिए फिर, तो कल आप लोगों की हमने जो चीज कंप्लीट की है वो की थी तारीख ज़बान उर्दू। ये आपकी यूनिट थी, ये आपका मौजू था, ये आपका टॉपिक था। अब हम जो आज बात शुरू करेंगे वो बात करेंगे शायरी की। क्योंकि दुनिया में जितना भी अदब है, दुनिया में जितना भी अदब है, चाहे हम बात करें हिंदी अदब की, हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, हम बात करें तमिल की, तेलुगु की, किसी की भी ले लें, ठीक है, जर्मन की, फ्रेंच की, किसी का भी अदब उठा के देख लें, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो अदब है वो सबसे पहले किस में आया है? शायरी में आया है। इसीलिए उर्दू अदब को समझने के लिए या उर्दू अदब को आगे बढ़ने के लिए दो इदवारों में तकसीम किया गया है। पहला होता है हमारे पास शायरी, जिसे हम लोग नज़म का नाम भी देते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास नस्र। नस्र जो है वो दो इदवार में तकसीम की गई है। एक की गई है अफसानवी नस्र और एक की गई है गैर अफसानवी नस्र। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अफसानवी नस्र कौन सी है और गैर अफसानवी नस्र कौन सी है। अफसानवी जो नस्र है वो चार है। ज़मानी तरतीब से मैं आपको बताऊंगा: दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। इन चारों के बाद जितनी भी सिन्फ हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? गैर अफसानवी नस्र में आती हैं। जैसे खुद नविस्त, सवाने, खुतूत, इंशाइया, खुतूत, इंशाइया, इसके बाद सफरनामा, इसके बाद रपोताज। यानी कि कुल मिला के इन चारों के अलावा जो भी सिर्फ आपको दिखाई देगी वो सारी किस में दिखाई देगी? गैर अफसानवी नस्र में दिखाई देगी। अब ये होती क्या है, इसको हम जो नस्र पढ़ेंगे तब उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारा शायरी, उर्दू की शायरी। अब उर्दू की शायरी में अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है वो बहुत सारी सिन्फ है। कोई बता सकता है उर्दू की सबसे कदीम सिन्फ शायरी क्या है? क्या है या कौन सी है? उर्दू की सबसे कदीम सिन्फ शायरी क्या है? या अरे बिल्कुल, वकील अंसारी कह रहे मरसिया, शहनाज ने कहा है गजल, फरीदा ने कहा है दास्तान। बेटा दास्तान अफसानवी नस्र है, यहाँ मैं शायरी की बात कर रहा हूँ। सबा कह रही है मसनवी। अच्छा,
तुम जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ जोया सरताज। हमारी मसनवी लिखी गई है बहमनी दौर में, बहमनी दौर, जिसका आगाज हुआ है तकरीबन 1347 के आसपास। हसन गंगू ने किया है, जो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से जो है वो खत्म हुआ। कसीदा है अरब में। बेटा कसीदा किसने लिखा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। पहला कसीदा को मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है, जो मेहमनी दौर के बाद का क्या है, दौर माना गया है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तुम आप लोग जो है वो दिमाग पे जोर नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा है कदीम, कदीम से मुराद होता है पुराना, सबसे पुराना। तो उर्दू की जो सबसे सिंफ शायरी है कदीम, वो क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया अदब दो इदवार में तकसीम है, नस्र में और शायरी में, या नज्म में और नस्र में। मसनवी, बेटा अभी तो बताया, मसनवी तो बहमनी दौर में लिखी गई है 1347 में। बिल्कुल, एक बच्चे का सही जवाब है और उस बच्चे का नाम है शहनाज। गजल, उर्दू की सबसे कदीम शायरी सिंफ क्या है? गजल है। गजल क्यों है? क्योंकि ये लिखी गई है तकरीबन 10वीं सदी में। 10वीं सदी में गजल की जो है वो क्या हुई, आगाज हुआ है। और इसीलिए हम उर्दू में गजल का जो पहला शायर है वो किसको तस्लीम करते हैं? अमीर खुसरो को तस्लीम करते हैं। सर आपने हिंदुस्तान का पूछा है, हाँ तो बेटा गजल तो हिंदुस्तान में पूछी है ना, उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान है। ठीक है, तो उर्दू में गजल का जो पहला शायर है वो हम किसको तस्लीम करते हैं? अमीर खुसरो को। लेकिन अमीर खुसरो की एक तसनीफ है जिसका नाम है गरातुल कमाल, गर्रातुल कमाल। ये अमीर खुसरो की एक तसनीफ है। तो अमीर खुसरो ने भी अपने से पहले एक गजल के शायर को बताया है, उसका नाम है सैयद साद सुलेमान। अपनी मसनवी अमीर अमीर खुसरो ने एक तसनीफ है गर्रतुल कमाल, उसमें जो है वो गजल का पहला जो शायर माना है वो माना है साद सुलेमान को। ठीक, पूरा नाम है उनका मसूद साद सुलेमान। लेकिन इस बात की कहीं कोई तसनीफ या कहीं बात किसी का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए जो भी हमें जिक्र मिलता है या जो भी हमें तसनीफ मिलती है वो मिलती है उर्दू में अमीर खुसरो को, जो कि क्या कहा जाता है? तूतिया हिंद कहा जाता है। भारत का तूतिया हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। हालांकि अमीर खुसरो ने जो गजल कही है, अमीर खुसरो ने जो गजल कही है वो उर्दू में नहीं कही है, बल्कि किस में कही है? फारसी में कही है। फारसी में कही है, क्योंकि उस वक्त फारसी को क्या माना जाता था? बहुत अच्छी जबान माना जाता था, बहुत अच्छी जबान माना जाता था। उर्दू अदब में और उर्दू अदब में ये जो गजल आई है ये फारसी के जेर असर ही आई है। यानी कि पहले गजल फारसी में बोली जाती थी, उसके बाद उर्दू में आई। अब फारसी में कहां से आई? फारसी में आई अरब से। अरब में कहां से आई? अरब में आई कबीले से, और उस कबीले का नाम था अजरी। अजरी, उस कबीले का नाम था अजरी, जिसने सबसे पहले गजल कही। और गजल किस फॉर्म में कही? गजल फॉर्म कही तशबीब में। तशबीब में, यानी कि गजल की जो इब्तिदा हुई वो तशबीब से हुई, क्योंकि तशबीब किसका जुज़ है? कसीदे का जुज़ है। तशबीब कसीदे का जुज़ है या कसीदे का इज्जाए तरकीबी है। इसीलिए तशबीब के लिए ये जरूरी कहा गया है कि उसके पहले पहला मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होना चाहिए। हम काफिया और हम रदीफ होना चाहिए। कसीदा क्यों होते थे?
क्योंकि قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی مداح میں عربوں میں کیا کہا گئے؟ قصیدے کہے گئے۔ جو لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے قبیلوں کے، ایک جانب سے دوسری جانب جانا، تو اپنے سفر کو پرخلوص اور پر انجوائمنٹ بنانے کے لیے وہ اپنے سردار کے لیے کیا کہا کرتے تھے؟ قصیدے کہا کرتے تھے۔ اور قصیدے میں بھی سب سے زیادہ کس پر زور دیا گیا تھا؟ تشبیب پر۔ اور یہیں سے جو ہے وہ تشبیب آگے چل کے کیا بن گئی؟ غزل بن گئی۔ کیونکہ غزل کے بعد یا غزل کا جو موضوع رہا وہ سب سے پہلے رہا عشق و عاشقی یا عشق و محبت۔ اب تو غزل جو ہے وہ الگ الگ موضوع پہ کہی جا سکتی ہے، لیکن ابتدا میں غزل کا جو موضوع تھا وہ صرف عشق و محبت تھا۔ کیونکہ قبیلے کے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، سرداروں کا جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، ان کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، تو اسی سے انہوں نے کیا لیا؟ تھوڑا سا حصہ لیا، اور غزل کو ہم نے بنا دیا عشق و محبت کی داستان یا عشق و محبت کے بارے میں۔ تو یہ عرب سے چل کے پھر ایران پہنچی، ایران میں فارسی تھی، اور فارسی کے زیر اثر جب ہندوستان پہ فارس کے یا کہہ سکتے ہیں فارسی کے لوگ یہاں پر آئے، اور یہاں پر آ کے جو ہے انہوں نے غزل کہنی شروع کری۔ حالانکہ شروع جو ہوئی ہے غزل وہ قصیدے سے ہوئی ہے، لیکن وہ عرب میں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں پہلے غزل آئی ہے، بعد میں قصیدہ آیا ہے، ہندوستان کی بات کی جائے، کیونکہ سلیبس میں آپ سے ہندوستان کے حوالے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ عرب میں کس قبیلے کی زبان تھی یا کس قبیلے کی صرف تھی؟ تو ازری قبیلے کی تھی، جو قصیدہ کہا کرتے تھے، اور اسی کی تشبیب سے یہاں پر جو ہے وہ غزل جو ہے وہ آپ کو لے کر آئی۔ ٹھیک ہے، اور ہم بات کریں اگر اردو میں پہلے غزل گو کی، تو اس کا نام آتا ہے ہمارے لیے کس کے سامنے؟ امیر خسرو کا۔ امیر خسرو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طوطیہ ہند کہتے ہیں۔ امیر خسرو کو طوطیہ ہند کہتے ہیں۔ اور ان کی ایک نظم، ان کی ایک غزل ہے جس کو اردو کی پہلی غزل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ امیر خسرو کی جو شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ایک شعر فارسی میں رہتا تھا، اور دوسرا شعر اردو میں رہتا تھا یا ہندی میں رہتا تھا، یا آدھا شعر فارسی میں رہتا تھا اور آدھا شعر اردو میں رہتا تھا یا ہندی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک بڑا اچھا گانا بھی بنا ہے، آج کل وہ مشہور بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا یا پہلے بھی بنا ہوا ہے۔ ہاں، زحال مسکن، بالکل شہناز نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا نہ دارم ایجاں نہ کاہے لہوگا چھتیاں۔ یہ پورا اس طریقے سے پوری ایک غزل ہے، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں گے اس میں بتیاں اور پھر کیا ہے؟ چھتیاں۔ آپ چاہیں تو اسے لکھ سکتے ہیں، ایگزام میں تو نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ آنے والے وقت میں ٹیچر پروفیسر بنیں گے تو اس لیے آپ لوگ لکھ لیجئے گا۔ زحال مسکن مکن تغافل، زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، بنائے بتیاں۔ زحال مسکن مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں، کتاب ہجراں ندارم ایجاں نہ کاہے لہو لگائے
छतियां। ठीक है, इससे आगे भी है, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ ज़ूरो वसल्स जो उमर को ता सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे कटूं अंधेरी रतियां। ये पूरी एक गजल के फॉर्म में है, लेकिन आप पहला शेर जो है वो इसका याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला तो नहीं आएगा क्योंकि पहला जो है वो किस में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है। जिहाल मिस्किन मगुन तगाफुल दराए नैना बनाए बतियां। ठीक है, इसके बाद किताब हिजरा न दारम एजा न काहे लहियो लगाए छतियां। तो ये पहला शेर फारसी में होता है, दूसरा शेर उर्दू में होता है। ये जो है अमीर खुसरो की सबसे पहली और सबसे अहम खसूसियत है, और इसको ही उर्दू में पहली गजल जो है वो माना जाता है। लेकिन जबान क्या है इसकी, जबान है इसकी फारसी, जबान क्या है फारसी। और तकरीबन 300 साल तक, तकरीबन 300 साल तक जो हमारे यहाँ शायरी में गजल होती रही वो फारसी जबान में होती रही। किस में होती रही, फारसी जबान में होती रही। लेकिन बाद में चल के ये फारसी से क्या हो गई, उर्दू में हो गई। उस वक्त जो है वो फारसी को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, जैसे आजकल जो है वो इंग्लिश को दी जाती है। आने वाली 14 तारीख को देखना, इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी जबान मानी जाएगी और उसी में जो है वो ज्यादातर लोग बात करने की कोशिश करेंगे आने वाली 14 तारीख को। ठीक है, क्योंकि सबको पता है इंग्लिश इज अ बेस्ट लैंग्वेज। तो जो बेस्ट होता है उसको अप्रोच करने के लिए इंग्लिश जबान जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके बाद जो असली बात होगी वो सारी उर्दू में ही होनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें कि 300 साल के बाद, क्योंकि अमीर खुसरो का जो दौर है वो हमें 1100 के आसपास का जो है वक्त देखने को मिलता है, और उसके बाद जो है वो फारसी बोली जाती है, और फारसी में जो है वो लोग शायरी जो है वो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है 300 साल के बाद आ जाता है हमारे पास बहमनी दौर, बहमनी दौर। हालांकि बहमनी दौर से पहले दो बातें जो है वो आपको याद रखनी है गजल के हवाले से। सबसे पहले है मलिक काफूर की। हालांकि इसने कुछ ऐसा गजल के लिए कहा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए तारीख के हिसाब से। मलिक काफूर आप सभी को पता है 1000 दिनारी बोला जाता है, 1000 दिनारी बोला जाता है। ठीक है, और ये किसका सेनापति था, ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसने ही सबसे पहले क्या की थी, दक्कन को फतेह किया था। शुमाली हिंद में, शुमाली हिंद में गजल का आगाज हुआ है। ठीक है, शुमाली हिंद में गजल का आगाज हुआ है, लेकिन उसको जो फरोग मिला है गजल को, वो कहाँ मिला है, दक्कन में मिला है। और इसकी शुरुआत होती है यहीं से, मलिक काफूर से। और मलिक काफूर में कब से, जब ये 1210 के आसपास, 1210 के आसपास जो है वो दक्कन जाता है, और दक्कन में जाके दौलताबाद में वहां के राजा से लड़ाई लड़ता है और कोहिनूर को हासिल करता है। एक तो ये वाली हुई। इसके बाद दूसरा दौर शुरू हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तुगलक का, और तुगलक ने जो है वो दौलताबाद गया और दौलताबाद में अपनी सत्ता स्थापित की, अपने आप को कायम किया। लेकिन वो भी वहां पर ज्यादा दिन ना ठहर पाया, और वहीं पर एक नाम आया हसन गंगू या हसन खां, और उसने जो है वो एक नए दौर की बुनियाद डाली, बहमनी दौर की, बहमनी दौर की 1347 में। इसमें तकरीबन 14 बादशाह गुजरे हैं, कहीं कहीं 14 भी आता है, कहीं कहीं 18 भी आता है। बहमनी दौर में 14 या 18 बादशाह गुजरे हैं। कौन कौन से हैं, जब हम लोग तारीख पढ़ेंगे तब उसके बारे में मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। जब बहमनी दौर आया, बहमनी दौर, बहमनी दौर में पहली मसनवी लिखी गई, बहमनी दौर में पहली मसनवी लिखी गई।
ابھی تک جو ہے یہ مثنوی اردو میں آ گئی تھی، لیکن غزل جو ہے وہ ابھی تک پوری طریقے سے نہیں آئی تھی اردو میں، فارسی میں ہو رہی تھی، فارسی میں ہو رہی تھی، اردو میں جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور بہمنی دور میں جو مثنوی لکھ رہے تھے ان میں نام تھا سب سے پہلے فیروز شاہ فیروزی کا۔ یہ بہمنی دور کا ایک بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے، فیروز شاہ فیروزی۔ اس کے بعد مشتاق، یہ غزل گو ہیں، دھیان رکھنا، مشتاق، لطفی اور آزری، یہ چار لوگ ہیں جو بہمنی دور میں کیا کیا کرتے تھے، غزل کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ ان میں سے ایک انسان کو جانتے ضرور ہوں گے جس کا نام ہے یہ فیروز۔ یہ ایسا انسان ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کہیں پہ بھی مل جائے گا، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو یہ انسان رکھا ہوا ملے گا۔ چاہے فیروز خان کی بات کر لیں، یہاں پہ ہم ادب کی بات کر لیں، فیروز کی بات کر لیں، پولیٹکس میں فیروز گاندھی کی بات کر لیں، ٹھیک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ سب جگہ کسی نہ کسی کے لیے کام آتا ہی آتا ہے، جیسے آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ دن کے صبح بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو صبح صبح تعلیم یافتہ بنا رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے وہ پہلے سے بھی ہے، چاہے ہم سیاست میں بات کر لیں فیروز گاندھی، چاہے ہم فیروز شاہ تغلق کی بات کر لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، تو یہ انسان ایسا ہے جو ہر جگہ کیا ہے، فٹ بیٹھتا ہے۔ تو یہ بہمنی دور کے کیا ہوئے، ہمارے شاعر ہوئے۔ اب بہمنی دور کے جب یہ شاعر ہوئے تو بہمنی دور آگے چل کے جو ہے وہ 5 ادوار میں کیا ہو گئی، تقسیم ہو گئی، یعنی کہ وہ ٹوٹ گئی یا بکھر گئی، جس میں پہلا آتا ہے قطب شاہی، اس کے بعد آتا ہے عادل شاہی، ٹھیک ہے، اسے ہم گول کنڈا بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے، تو اسے گول کنڈا بھی کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بیجاپور، گول کنڈا اور بیجاپور۔ اس کے بعد نظام شاہی، نظام شاہی، اس کے بعد بیدر، بیدر، ایک اور ہے، کون سا ہے، گول کنڈا، بیجاپور، نظام شاہی، بیدر، اور بتائیے ایک آپ لوگوں کو پتا ہو کسی کو، فردوس، نازیہ، محمود، ہاں، برار، برار تو بیدر ہی ہے بیٹا، اچھا الگ ہے وہ، چلو ٹھیک ہے، برار کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، برار۔ تو یہ 5 ہے۔ اردو کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ جو 2 ہیں یہی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، قطب شاہی اور عادل شاہی، یہ اتنے خاص نہیں ہے تینوں کی تینوں۔ تو اگر ہم بات کریں اردو غزل کے اعتبار سے، اردو غزل کی جو ابتدا ہوئی باقاعدہ طور پہ وہ ہوئی ہماری قطب دور میں یا قطب شاہی دور میں، اور اس میں بھی کس نے کی، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں محمد قلی قطب شاہ، وہاں کا ایک بادشاہ تھا محمد قلی قطب شاہ، اور اس کو ہی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کے دیوان میں کتنے اشعار تھے، صاحب دیوان میں کتنے اشعار تھے، یعنی کہ جو پورا دیوان تھا وہ کتنے اشعار پر مشتمل تھا، صبا، وکیل، مہذبی، فرحہ، بیٹا جواب دیا کریں بھلے ہی غلط دیا کریں۔ 16,000 شہناز، نہ لکھ لینا، 50,000 جو اس کے داماد اور اس کے بھتیجے نے شائع کیا تھا جس کا نام تھا محمد قطب شاہ، جو محمد قطب شاہ اس کے داماد اور اس کے بھتیجے نے کیا کیا تھا، شائع کیا تھا، مرتب کیا تھا۔ تو 50,000 اشعار تھے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر میں، اور اسے ہم اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانتے ہیں محمد قلی قطب شاہ کو، جو محمد قلی قطب شاہ اپنے دور میں یعنی کہ قطب شاہی دور میں جو ہے وہ تھا۔
इसके बाद इसे हम उर्दू का पहला मानते हैं। जैसे आप मानते होंगे, तारीख में पढ़ते होते हैं, एक होता है संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर हमें पता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, ठीक है। लेकिन फारसी में जो है दक्कनी के ज्यादा असरात हैं, यानी कि दक्कनी। इसलिए हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था दक्कनी उर्दू भी है। तो ये पूरी तरीके से क्या थी, उर्दू भी नहीं थी, और पूरी तरीके से फारसी भी नहीं थी, और पूरी तरीके से दक्कनी भी नहीं थी, यानी कि ये मिली जुली जबान थी। इसीलिए बाज लोग इसे क्या कहते हैं, रेख्ता जबान भी कहते हैं, क्योंकि जो मिली जुली सरकार होती है वो गिरी पड़ी होती है। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं इंडिया का क्या हाल हो रहा है, तो ठीक उसी तरह से उस वक्त में इस जबान का था, कोई इधर को चले जाता था, कोई उधर को चला जाता था। लेकिन फिर एक नया रूप हमें देखने को मिला उर्दू का, या उर्दू गजल का, और वो शुरू होता है जदीद गजल से। और जदीद गजल का जो दौर शुरू होता है वो शुरू होता है वली दक्कनी के दौर से। और इसीलिए हम उर्दू का पहला बाकायदा शायर, बाकायदा शायर कह ले या बाकायदा साहिब दीवान शायर कह ले, आंसर होता है वली दक्कनी। और वली दक्कनी से ही क्या हुआ, उर्दू जो है वो और फरोग मिली, और उर्दू में जो है वो और नई नई सिन्फ का क्या हुआ, आगाज हुआ, और उर्दू गजल को जो है वो फरोग मिलना शुरू हुआ। क्योंकि वली दक्कनी को जो है वो घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए घूमने के लिए ये कहाँ आए थे, 1700 में दिल्ली भी आए थे। 1700 में दिल्ली आए थे, और जब ये दिल्ली आए तो यहाँ पर जो है वो पहले से ही क्या हो रहा था, फारसी में शायरी हो रही थी। लेकिन जब इनके कलाम को सुना, साहिब दीवान क्या होता है सर, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई, एक लाइन लिखवा दी कि आज कल बहुत सर्दी हो रही है, ठीक है। ये बात मैंने आपको लिखवा दी, आपके जहन में आ गई। लेकिन जब इस बात को मैंने तहरीर कर दी, यानी कि लिख दिया, और लिखने के साथ मैंने इसे एक किताब में क्या कर दिया, दर्ज कर दिया, और उस किताब को दर्ज करने के बाद मैंने उसे शाये करा दिया, तो वो एक किताब पूरी मुकम्मल बन गई। क्योंकि जो बात कही जाए और उस बात को लिखा जाए और फिर उसे शाये किया जाए, उसे कहते हैं दीवान, ठीक है। जैसे मैं आपकी डेली डेली क्लास ले रहा हूँ, आप जाहिर सी बात है उसके नोट्स बना रहे होंगे, तो जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे एक एक पेज करके, तो वो एक क्या हो जाएगी, मुकम्मल किताब बन जाएगी, उसे ही हम लोग कहते हैं दीवान, ठीक है। दीवान से आगे भी एक चीज होती है, वो होती है कुलियात। मैं बताऊंगा कि इसकी इब्तिदा कैसे होती है, दीवान कैसे बनता है, कुलियात कैसे बनता है, वो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। यानी एक कही गई बात को दर्ज करके रख देना, उसे दीवान कहते हैं, ठीक है। तो ये वली दक्कनी का जब दौर शुरू होता है तब वो दिल्ली का सफर करते हैं, और उससे पहले जो है वो दिल्ली में क्या हो रही थी, फारसी में गजलें हुआ करती थी, जिसमें आपने नाम सुना होगा, खान आरजू का नाम सुना होगा, ठीक है, खान आरजू का। शाह मुबारक आबरू का नाम सुना होगा, शाह मुबारक आबरू, ये सारे फारसी में गजल कहा करते थे। इसके बाद शाकिर नाजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शाकिर नाजी। इसके बाद मजमून का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा आपने मिर्जा मजहर, मिर्जा मजहर जाने जाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिर्जा मजहर जाने जाना का। फाइज दहलवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे शुमाली हिंद का पहला शायर माना जाता है गजल का, फाइज दहलवी का नाम सुना होगा। इसके बाद यक रंग का नाम सुना होगा, यक रंग का नाम सुना होगा।
تو یہ وہ شاعر ہیں جو شمالی ہند میں غزل کہا کرتے تھے اور سارے کے سارے فارسی میں کہا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ فارسی کو کیا مانا جاتا تھا؟ اچھی زبان مانی جاتی تھی، اور مغلیہ سلطنت کی زبان بھی کیا تھی؟ فارسی تھی۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کی کیا تھی؟ فارسی زبان بھی تھی۔ اور یہ سارے کے سارے کہاں پر تھے؟ یہ سارے کے سارے دہلی کے آس پاس کے علاقے میں کیا تھے؟ بولتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں آپ نے دو دبستان پڑھے ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ تو دبستان دہلی کے جتنے بھی تھے وہ میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ اب دبستان لکھنؤ کی بات کریں تو اس میں آتا ہے انشاء اللہ خان انشاء، اس کے بعد مصحفی، غلام حمدانی مصحفی، جرات۔ ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے جرات کا اصل نام۔ جرات کا اصل نام کسی بچے کو پتا ہے؟ جرات کا اصل نام بھائی امام بخش ناسک کا آپ کو پتا ہوگا، غلام حمدانی مصحفی کا پتا ہوگا، شاہ مبارک آبرو کا آپ کو پتا ہوگا، خان آرزو کا پتا ہوگا، لیکن جرات کا بھی جو ہے وہ ایگزام میں سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ فرحان نے کہہ دیا سر مجھے نہیں پتا، کوئی بات نہیں بیٹا، یہاں مان جرات نہ بیٹا، بالکل شہناز نے صحیح جواب دیا ہے، کلندر، کلندر علی جرات، یہ ان کا نام ہے، کلندر علی جرات۔ پورا نام بھی ایسے ہی مانا جاتا ہے کلندر علی بخش جرات، لیکن آپشن میں آپ کو کلندر علی ملے گا۔ ویری گڈ۔ دیکھو بچوں، جب آپ سوال کا جواب دیں گے تبھی آپ کو جو ہے وہ موٹیویشن ملے گا۔ جیسے یہ بچہ دے رہا ہے شہناز، تو آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ٹھیک ہے؟ اب جب ولی دکنی آیا، ولی دکنی کے بعد اس کا دیوان 1719 میں کیا ہوا؟ دہلی پہنچا دیوان، اور جب یہاں پہ دیوان دہلی پہنچا اور یہیں سے ہی کیا شروع ہو گیا؟ اردو کا سنہری دور شروع ہوا۔ اردو کا سنہری دور شروع ہوا، سنہری یعنی کہ چمکنے والا دور شروع ہوا، جسے ہم اردو کا عہد زریں بھی کہتے ہیں یا زری بھی کہتے ہیں۔ اردو کا عہد زری یا اردو کا سنہری دور ایگزام میں بہت پوچھا گیا ہے، کس کے دور کو اردو زری یا سنہری دور کہا جاتا ہے؟ تو تین شاعر ہمارے لیے سب سے قابل احترام ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے میر تقی میر، دوسرا ہوتا ہے خواجہ میر درد، کیونکہ درد نے جو ہے وہ غزل کے علاوہ کسی اور صرف میں کیا ہے طبع آزمائی کی ہی نہیں۔ اس کے بعد سودا، سودا، یہ تین جو ہے وہ آپ کو عہد سرے کے اہم ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ خواجہ میر درد کے بعد غالب کا نمبر آ جاتا ہے کہیں کہیں پر، کیونکہ غالب تو ان سے بہت بعد میں پیدا ہوئے لیکن مشہور ان سے زیادہ ہو گئے، تو درد کے بعد غالب کا نمبر آ جاتا ہے۔ اب آپشن میں آپ کو غالب کی جگہ ذوق میں مل سکتا ہے، دھیان رکھنا، کیونکہ ذوق اور غالب دونوں ہی کیا ہیں؟ ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کہتے ہیں سمکالین کو یا کنٹمپرری کو، یعنی کہ جو ایک ہی وقت میں زندگی گزار رہے ہوں، جیسے صبا اور فرحہ، یہ دونوں آپ کی کلاس میں ہیں، یا اور بھی کوئی بچہ لے سکتے ہو، نازیہ کو، محمود علی کو۔ تو آپ لوگ کیا ہیں؟ ایک ساتھ ایک ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ ہم عصر ہیں، یعنی کہ آپ سارے کے سارے ایک ہی بیچ کے بچے ہیں، تو آپ کیا ہوئے؟ ہم عصر ہوئے، ٹھیک؟ تو یہ ساری چیزیں ہوئی اردو کے آغاز کے تعلق سے۔ آغاز مان لیں یا ارتقا مان لیں، یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو بتائیے، یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے، ویری گڈ۔ تو یہ ہوا آغاز، اور آغاز کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے فن کی۔ فن کس کا؟
गजल का। गजल का फन क्या है वो मैं आपको आज क्लास में बताऊंगा, क्योंकि किसी भी चीज को आगाज के ताल्लुक से, इब्तिदा के ताल्लुक से हमें पढ़ना होता है उसका फन। तो हम लोग बात करेंगे उर्दू गजल के फन की। जैसे सबसे पहला सवाल, गजल अरबी जबान का लफ्ज है। गजल अरबी जबान का लफ्ज है। सर दकनी में उर्दू शायरी पर सर दकनी में उर्दू शायरी पर कोई किताब मिलेगी पीडीएफ? हाँ बेटा, बहुत सारी है। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं दकनी अदब पे। ठीक है, उसी में आपको सारी शायरी मिल जाएंगी। हाँ, डॉक्टर राफिया बेगम की है। डॉक्टर राफिया बेगम की है, वो एक अच्छी किताब है। हाँ, इसके अलावा आप ये नसीरुद्दीन हाशमी की भी ले सकते हैं, उर्दू शायरी के हवाले से भी, क्योंकि उसमें शायरों का भी जिक्र है। और उर्दू की जो शायरी होती है, जो दक्कनी वाली होती है, वो बहुत कम समझ में भी आती है। अगर आप लोग पीएचडी में जाएंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए यही दक्कनी वाली पीडीएफ दी जाएगी, कि जो है वो किताब आपके सामने रख दी जाएगी और कहा जाएगा पढ़िए। खास तौर पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शायरी को रखा जाता है खास तौर पे, या फिर वली दक्कनी को आपके सामने रखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इनका कुलियात शायरी है, कुलियात वली, जो पेरिस से शाये हुआ था पहली बार। उनका दीवान आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टिपिकल दक्कनी लिखी हुई है। उसके लिए आपको दक्कनी पर महारत हासिल होनी चाहिए। कुछ वर्ड तो समझ में आ जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन दक्कनी की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो है कू की। कू, दक्कनी अदब में सबसे ज्यादा अल्फाज यही इस्तेमाल होता है, कू, यानी कि ऊ की आवाज देती है, नून गुन्ना की ज्यादा आती है। चलो फिर वापस आ जाते हैं गजल पे। गजल जो है वो अरबी जबान का क्या है, लफ्ज है। अरबी जबान का लफ्ज है, जो किस लफ्ज से निकला है? जो निकला है गज्जाल से। किससे निकला है? गज्जाल से। और गज्जाल का मतलब क्या होता है? हिरन का बच्चा। गज्जाल का मतलब होता है हिरन का बच्चा। ये क्या है? ये इसका लफ्ज का मायने है। अब अगर हम गजल की बात करें, गजल के जो है वो हम लोग तीन मतलब निकालते हैं। तीन मतलब क्या? पहला हम निकालते हैं लुगत से, दूसरा हम निकालते हैं अदबी लिहाज से, और तीसरा मतलब हम लोग निकालते हैं इस्तिलाही से। ये तीनों मतलब जो है वो अलग अलग हैं गजल के। ठीक है, गजल के अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हम लोग अदब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अदब पे ध्यान देते हैं। अदब बात करते हैं गजल में, और वो क्या होती है आपको पता ही है। गजल के मायने जो है वो अदब में क्या है? औरतों से बातें करना या महबूब से गुफ्तगू करना। महबूब से गुफ्तगू करना। और जाहिर सी बात है, महबूब कौन होता है? फीमेल ही होता है, क्योंकि शायर जो है वो अपने आप को क्या कहता है? मुजक्कर कहता है, तो वो अपना महबूब मुअन्नस को कहता है। या तो उसको कहेगा या आप कहेगा, मतलब डायरेक्ट वे में नहीं कहेगा कि मेरा महबूब ये है, तो वो क्या कहता है? उससे कहेगा, इससे कहेगा, या आपसे कहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गजल है, शुरुआत में जो उसका मौजू था वो इश्क मोहब्बत ही था। क्या था? इश्क मोहब्बत ही था। इसीलिए इसका जो अदबी मायने है वो क्या है? महबूब से बातें करना है, या कह सकते हैं महबूब से दिल लगाने वाली बात जो है वो की जाती है इसमें। ठीक। इसके बाद लुगत के एतबार से देखें, जो मैंने आपको बता दिया, लुगत के एतबार से वो है हिरन का बच्चा, जो निकला है किससे? गजाल से। अब अगर हम बात करें इस्तिलाही जबान में, या हम लोग आपसी जबान में बात करें, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि गजल जो है वो एक अलग तरह की सिन्फ है, जिसमें जिसमें किसी के किसी के हुस्न व इश्क हुस्न व इश्क का नक्शा खींचा जाता हो। नक्शा खींचा जाता हो या बनाया जाता हो।
खींचा जाता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि तेरे जुल्फ इस तरह से हैं, तेरे रुखसार इस तरह से हैं, तेरा बदन की खुशबू इस तरह से है। ठीक है, जैसे आपने मीर की एक गजल भी सुनी होगी, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यानी कि उसके होठ की जो खूबसूरती बताई गई है वो किससे बताई गई है, वो गुलाब की पंखुड़ी से बताई गई है। तो ये इस्तिलाही जबान में हम लोग इसे कहते हैं कि किसी के हुस्न इश्क का नक्शा खींचना या उसकी तारीफ बयान करना या उसके हुस्न जमाल का एक अलग मायार तय करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। और गजल का जो मौजू है इब्तिदा में सिर्फ एक ही था, और वो था हमारे पास गजल का हुस्न इश्क या इश्क मोहब्बत। लेकिन बाद में चल के और आज भी अलग अलग तरीके से जो है वो हम लोग इसमें मौजू बना सकते हैं, तालीम का बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निज़ाम का बना सकते हैं, सियासत का बना सकते हैं। यानी कि अब इसमें जो है वो किसी भी तरह की क्या नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर पूरी गजल का एक ही मौजू हो, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा ना कि गजल का शेर, गजल का एक शेर अपने आप में एक पूरी क्या रखता है, मुकम्मल इकाई बनता है। यानी कि अपनी बात कहने पर पूरा कादिर होता है एक शेर। नज़म में और गजल में जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि गजल अपने आप में एक पूरी इकाई होता है। इकाई को कहते हैं यूनिट। अगर आपको गोदान पढ़ना हो, दास नोवेल वाला, और अगर हम उस गोदान का खुलासा दो शेर में कह दे तो भी क्या होगा, वो कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए गजल का जो शेर होता है वो अपने आप में क्या होता है, मुकम्मल इकाई होता है। लेकिन उसका मौजू एक हो सकता है, और जिस गजल का मौजू एक ही हो उसे हम लोग कहते हैं गजल मुसलसल। जिस गजल का मौजू सिर्फ एक हो उसे हम लोग कहते हैं गजल मुसलसल। अब गजल का शेर मुसलसल हो सकता है क्योंकि उसका मौजू एक हो सकता है, लेकिन गजल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उसका मतला होना। गजल के लिए पहली शर्त है कि गजल का मतला होना जरूरी है। और मतला कहते किसे हैं, गजल के पहले शेर को। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ये इसके लिए होना शर्त है, ये इसके होने लिए सबसे जरूरी है कि गजल का पहला शेर क्या होगा, मतला होगा। जैसे आप मान के चलिए आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आरपीएससी में बैठ रहे हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें आप जब बैठेंगे तो आपके पास मिनिमम नेट होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी हो, जेआरएफ हो आपके पास, पीएचडी हो इसके बाद, या आपके पास एसआरएफ हो, ये हो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम आपके पास नेट होना जरूरी है। इसी के अलावा आप सी टेट में देख लें, भाई आपका सी टेट पास होना चाहिए, आपके पास मिनिमम 90 नंबर होने चाहिए मिनिमम। तो यानी कि ये इसकी शराइत है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसी तरह से गजल में जब हम लोग बात करते हैं तो गजल लिखने के लिए सबसे पहले जो शराइत हमारे सामने आती है वो आती है गजल का पहला शेर मतला होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, मतला। अब मतला के लिए भी दो चीजें होनी जरूरी है। पहली हमारे पास होनी चाहिए हम काफिया और रदीफ, ये जरूर होनी चाहिए। मतला इन दोनों से ही बनता है, हम काफिया और हम रदीफ। काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक शेर है बहुत आसान सा समझने के लिए, सबसे कारामद शेर यही है। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये सबसे अच्छा शेर है गजल को समझने के लिए या मतला को समझने के लिए। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे मतला के हवाले से मैंने आपको बताया काफिया
اور मैंने आपको बताया रदीफ। सबसे पहले बात करते हैं रदीफ की, क्योंकि ये जरूरी होता है। रदीफ आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा, क्यू और आर। जस्ट अ मिनट। क्यू से काफिया आ गया और आर से रदीफ आ गया। तो क्यू जो है वो आर के बाद आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो क्यू पहले आया और आर यानी कि रा बाद में आया। तो रदीफ हमेशा शेर के आखिर में आता है। पहली बात तो ये, रदीफ हमेशा शेर के आखिर में आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसा होगा? बिल्कुल यकजा होगा। यकजा का मतलब होता है बिल्कुल सेम होगा, एक जैसा होगा। होती है ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, होती है रदीफ और शाम तमाम काफिया। वेरी गुड। पहली जो रदीफ की पहचान है कि वो सेम होगा। दूसरी पहचान क्या है? कि वो शेर के आखिर में होगा, यानी कि लास्ट में होगा, सेम होगा। जैसे अभी मैंने आपको एक शेर बताया था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये उसके मिसरा जो है वो बीच का है, लेकिन अगर हम इस गजल का रदीफ पकड़ेंगे तो कीसी आएगा। क्या आएगा? कीसी आएगा। इसी तरह से हम बात करें काफिया की। काफिया क्या होता है? हम आवाज होना चाहिए। हम आवाज का मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए शाम और यहाँ पे तमाम। तो हम जब इसको देख पा रहे हैं या उसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं तो हमें आवाज एक जैसी ही क्या आ रही है? नजर आ रही है। शाम और तमाम। जैसे हम कह सकते हैं गुलाब और गुलाम, ये भी क्या है? एक दूसरे के क्या है? हम काफी हैं। इसी के अलावा हम कह सकते हैं ताज, हम कह सकते हैं नाज, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं फरीदा, हम लोग कह सकते हैं खरीदा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हमारे पास इस तरह के अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं। जैसे वकील, ठीक है, वकील से मिलता जुलता कोई वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नकील, या वकील का मुराद शकील। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं काफिया। क्या कहते हैं? काफिया। समझ में आ गया कि रदीफ कैसे किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं। ध्यान रखना, गजल में ये रदीफ और काफिया और रदीफ पहले शेर में आते हैं, या गजल के पहले शेर के लिए काफिया का और रदीफ का होना जरूरी है। इसे हम लोग कहते हैं मतला। क्या कहते हैं? मतला। लेकिन बाज मर्तबा ऐसा होता है कि ये गजल के जो काफिया और रदीफ होते हैं ये पहले में तो आ जाते हैं, यानी कि पहले शेर में तो आ जाते हैं, लेकिन बाज मर्तबा ये दूसरे शेर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कम होता है लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन जब ये मतलब दूसरे शेर में आता है या ये काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है दूसरे उसमें, तब हम उसे कहते हैं हुस्न मतला। क्या कहते हैं तब उसे हम? हुस्न मतला। याद रखना, हुस्न मतला, ठीक है। या इसका दूसरा नाम भी आ जाता है मतलाए सानी, क्योंकि सानी का नाम भी क्या होता है? सेकंड। जैसे आपने सुना होगा अली आदिल शाह सानी, ठीक है, अकबर शाह सानी। तो सानी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। हुस्न मतला आता है या मतलाए सानी आ जाता है या जेब मतला आ जाता है। जेब का मतलब होता है खूबसूरती, जेब, जेब मतला, ठीक है। तो ये दूसरे शेर में या कहीं अगर आपको देखने को मिले तो ये बन जाते हैं हमारे हुस्न मतला। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है, ये जो काफिया होते हैं, काफिया और रदीफ, जब ये इस्तेमाल होते हैं मतला बनाते हैं, हुस्न मतला भी बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक और चीज बनाते हैं और वो बनाते हैं बहर। बहर,
آپ لوگوں نے سنا ہوگا بحر کے بارے میں، مثنوی میں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے بحر کے حوالے سے، یہ بناتے ہیں بحر، اور بحر جو ہے وہ بہت ساری ہوتی ہیں، تقریباً اگر ہم بات کریں موٹا موٹی تو بحر کی جو تعداد ہے وہ 39 کے آس پاس ہے تقریباً، اور بحر، ردیف اور قافیہ، یہ تینوں مل کے بناتے ہیں وزن، اور جب وزن بن جاتا ہے تب ہمارے لیے طے ہوتی ہے زمین، کہ شیر کی زمین کہاں پہ ہے، شیر کی زمین کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آگے آنے والی کلاسز میں پتہ چلے گی کہ زمین کہاں پہ ہے، وزن کیا ہے، بحر کیا ہے، ردیف اور قافیہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ایسے ہی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آگے آنے والی کلاسز میں کور کرتے چلیں گے۔ تو قافیہ اور ردیف مل کے کیا بناتے ہیں؟ بحر۔ اور قافیہ اور ردیف ہونا ضروری ہے، کس میں؟ غزل کا پہلا شعر ہونا ضروری ہے، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ تو پہلے شعر کی ہم نے بات کر لی، اب ظاہر سی بات ہے پہلا شعر ہے تو اس کا آخری شعر بھی ہوگا، یس اور نو؟ تو آخری شعر کو ہم لوگ کہتے ہیں مقطع۔ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے مقطع، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقطع کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ اس میں شاعر کا تخلص ضرور ہونا چاہیے، شاعر کا تخلص ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہ جو میر آیا ہے، یہ جو میر آیا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ مقطع کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ شاعر کا تخلص کیا ہے؟ میر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور شعر بھی ہے غالب کا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے شرب تم کو مگر نہیں آتے غالب، تو یہاں پہ غالب کا جو استعمال ہوا ہے وہ مقطع کے لیے استعمال ہوا ہے، مقطع کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جس میں جو ہے وہ اپنا نام استعمال کرتا ہے وہ زیادہ تر لاسٹ میں ہی کرتا ہے۔ اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے غزل کی ابتدا ویسے تو قصیدے سے ہوئی ہے عرب میں، تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک قافلے والے یا ایک قبیلے والے اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے جو شعر کہا کرتے تھے اس کو بس ایسے کہہ کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے راستہ لمبا ہوتا تھا، قافلے میں بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے شعر کو کسی دوسرا شعر جو ہے وہ چرا لیتا تھا کوئی بھی، تو اسی لیے وہاں کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اپنے شعر کے ساتھ اپنا نام کرنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی اس کو کسی اور سردار کے پاس پڑھے گا جا کے تو اس کا جو ردم ہے، اس کی جو بحر ہے وہ اسی نام سے جو ہے وہ جانی جائے گی، اسی نام سے جو ہے وہ جانی جائے گی۔ آپ میر ان نیم باز آنکھوں میں یہاں پہ کسی اور کا نام ڈال دو، اگر وہ اس کا صحیح ترتیب بن جائے، بنے گا ہی نہیں، کیونکہ مشہور ہی اس نام سے ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا؟ مشہور بھی اسی کے نام سے ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہ شروع ہوئی، کس کی شروعات؟ مقطع کی۔ اور جو قبیلے کے لوگ ہوا کرتے تھے اپنے سردار کو خوش کرنے کے لیے جو اشعار پڑھا کرتے تھے اس میں جو ہے وہ اپنا نام کیا کرنے لگے؟ جوڑنے لگے، اور یہاں سے جو ہے وہ مقطع کی شروعات ہوئی، اور اسی لیے غزل کا جو آخری شعر ہے وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مقطع کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات آپ لوگ نوٹ کر لینا، مطلع پہلا شعر ہوا اور مقطع آخری شعر ہوا، ٹھیک ہے، لیکن درمیان کا بھی تو حصہ ہے، مانا میاں بیوی سے فیملی بنتی ہے لیکن بیچ میں بچے بھی تو ہونے ضروری ہیں، تو بچے کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو اسی لیے مطلع اور مقطع ان دونوں کے بیچ میں جتنے بھی اشعار ہوں گے اسے ہم لوگ کہتے ہیں فرد، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرد۔ مطلع اور مقطع کے بیچ میں جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں سر غزل کا اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیٹا صبر کر، 9 مہینے ہونے دے پتہ چلے گا۔ ابھی مطلع اور مقطع آ گیا، اب فرد آ گیا، اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ
कौन सा बेटा या कौन सा बेटी अच्छी निकलेंगी वो भी बताऊंगा। सारी चीजें मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब ये आ गया फर्द। अब फर्द में बहुत सारे होते हैं, कितने सारे अशार हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा माना जाता है, जो सबसे अच्छा फर्द में जो सबसे अच्छा शेर या जो सबसे अच्छा अशार माना जाता है उसे हम लोग कहते हैं बैतुल गजल। बैतुल गजल या दूसरा नाम होता है शाह बैत, यानी कि गजल के सबसे अच्छे शेर को हम लोग क्या कहते हैं, शाह बैत कहते हैं या बैतुल गजल कहते हैं। बेटा महमूद अली, कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटेगी आपके निसाब से या आपके क्लास से जो आपको लगे कि सर ये चीज हमें पढ़ाई नहीं गई अभी भी। और जब तक आपका कोर्स है 5 महीने तक का, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है पूरी तरीके से। मैं एक नुक्ते के बराबर भी आपका सिलेबस नहीं छोड़ूंगा, एक नुक्ते के बराबर भी। ठीक है, तो बैतुल गजल और शाह बैत ये हम कहते हैं गजल के सबसे अच्छे शेर को, बैतुल गजल और शाह बैत। जैसे मजरू सुल्तानपुरी की एक नज़म है या एक गजल भी कह सकते हैं, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी ने गजल में ही तब आजमाई की। दो ही ऐसे शायर हैं जिन्होंने गजल में ही तब आजमाई की है ज्यादातर, एक तो ख्वाजा मीर दर्द है और एक मजरू सुल्तानपुरी है। तो उनकी एक गजल है, उसका एक शेर है बड़ा मशहूर है, वो आप लोगों के लिए भी है, बैठता भी आप लोगों के ऊपर फिट है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो शेर है ये शाह बैत है या बैतुल गजल है, क्योंकि ये जो पूरी गजल है उसमें जो सबसे अच्छा शेर है वो यही है। अब आप सोचेंगे सर इसे डिफाइन कैसे करते हैं, वो बेटा उसकी मकबूलियत पे डिपेंड करता है, उसके मशहूर होने पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि आप फिल्म देखते हैं बहुत सारी, फिल्म में जो है वो एक डायलॉग जो है वो मशहूर हो जाता है। जैसे अगर बात करें डीडीएलजे की, जो बहुत मशहूर फिल्म है शाहरुख खान की, उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती। तो अब फिल्म में बहुत सारे डायलॉग हैं, या जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो फिल्म तो मशहूर हुई है, उसके अलावा भी क्या हुए हैं, डायलॉग भी मशहूर हुए हैं। ठीक है, आजकल जो है वो ज्यादातर बॉबी देओल का चल रहा है, वो उंगली पे हाथ रखने वाला, तो डायलॉग वो भी है म्यूट वाला, जमालो जमालो। तो ये क्या होती है, ये मशहूर होने पे डिपेंड करता है कि कौन सा शेर जो है वो मशहूर हो जाता है। गालिब के ज्यादातर शेर जो है वो मशहूर ही हैं। जैसे उनकी एक गजल है जो बहादुर शाह जफर के दरबार में उन्होंने सुनी थी, पढ़ाई थी, जिसका पहला मिसरा ये था, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतरा था वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। आप लोगों ने ये गजल जो है वो देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा शेर माना जाता है इस वाली गजल का, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसका जो अच्छा शेर है वो ये है, इस तरह से है वो, अभी जहन में नहीं आ रहा। हाँ, आंखों से न टपका तो लहू क्या है, इस तरीके से वो शेर है, वो इसका शाह बैत है। तो ये डिपेंड करता है उसकी मकबूलियत पे। तो जो मकबूल हो जाता है उसे हम बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही जमीनी स्तर का ये क्वेश्चन है। भाई आप लोग सभी स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे या कोई टीचिंग कर रहा होगा, तो बच्चों में जो है टीचर तो जो है सबके अच्छे होते हैं, टीचर जो है सबके अच्छे होते हैं, लेकिन एक टीचर उनका बेस्ट होता है, यानी कि फेवरेट होता है, जिसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं या बेस्ट टीचर भी कहते हैं, होता है ना सब लोगों का। तो इसी तरह से हम लोग गजल में बात करते हैं या शाह बैत में बात करते हैं कि सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है उसी में जो है वो हम लोग, हाँ, नाजिया ने करेक्ट कर दिया, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल जो आंखी से न टपका तो लहू क्या है। हाँ, ये इस गजल का सबसे अच्छा शेर माना जाता है, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल जो आंखी से न टपका तो लहू क्या है। शुक्रिया नाजिया बेटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शाह बैत और बैतुल गजल। अब गजल कहने के लिए कम से कम
कम से कम हमारे पास 5 अशार होने जरूरी हैं। कितने अशार होने जरूरी हैं? 5। और जब हम 5 मिसरों की एक नज़म या एक गजल लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मुखम्मस। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। 5 गजलों पे लिखी जाने वाली गजल को हम लोग मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, मुखम्मस 5 में और 6 में, ये 2 इंपॉर्टेंट होती हैं और इसे कहते हैं मुसद्दस। ये हैयत होती है, ये चेहरा होती है पहचानने के लिए। जैसे कुछ लोग मेरी आवाज से मुझे पहचान लेते हैं कि भाई ये क्लास उन सर की चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुखम्मस है, ये मुसद्दस है। हम देख लेते हैं उसमें कितने मिसर हैं, हम देखते ही बता देते हैं कि ये मुखम्मस में लिखी गई है और ये मुसद्दस में लिखी गई है। ठीक है, मतलब हो गया, मक्ता हो गया, फर्द हो गया, सारी चीजें जो है वो आपको मैंने इसमें बता दी। और ये होता है हमारे गजल का फन। क्या होता है? गजल का फन। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या ये वाला नंबर आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, नोट्स का पासवर्ड बता रहा है। ठीक है, नाजिया ने सही बताया। मैंने जो है वो कुछ नोट्स के लिए आपको लिंक दिया है जनरल पेपर वालों के लिए। हाँ, जनरल पेपर वालों के लिए उसका पासवर्ड है CAD@123। जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे, चाहे वो उर्दू के हों चाहे वो जनरल पेपर के हों, वो इसी पासवर्ड से खुलेंगे। CAD कैपिटल में है। कुछ बच्चों ने रात में मैसेज किया था। ठीक है, रात ही मैंने वो लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया था। आप लोग जो है वो उसमें जाके देख सकते हैं। CAD पासवर्ड है। अगर किसी को लिंक नहीं मिला तो आप जो है वो इसी क्लास के आईडी में या तो नोटिस में मिल जाएगा आपको, या फिर अब आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वाली उर्दू वाली क्लास में। क्योंकि मैं अलग भी क्लास लेता हूँ तो उर्दू वाले में मिल जाएगा। उर्दू के भी नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे ज्यादातर। इसी के अलावा जो बच्चे D SSS B के हैं, TGT वाले हैं, उनका जनरल पेपर की क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं। रीजनिंग की क्लास उनको अभी रिकॉर्डिंग लेक्चर दिए गए हैं, क्योंकि जो सर हैं उनके फादर, जो बड़े फादर हैं, बड़े अब्बा हैं, उनकी तबीयत अभी खराब है। तो इस वजह से जो है वो उनकी क्लासेस अभी आपको रिकॉर्डिंग में दी गई है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो रिकॉर्डिंग की वो लाइव क्लास होती है वो 9 बजे होगी। जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बच्चे कह रहे थे सर उसकी आईडी दे दो, तो इसकी आईडी ये है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है वो हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली है 5 बजे से। ठीक है, 1 तारीख से आपकी हिंदी की क्लासेस लाइव होंगी। मैथ की आप लोगों की ऑलरेडी चल रही है 6 बजे से, और GS की यानी कि जनरल अवेयरनेस की भी आपकी 8 बजे से चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी चल रही है। और आपकी उर्दू की क्लास सुबह हो ही रही है 8 बजे से। तो ये आपके कुछ रूटीन है जो आपको कवर करने हैं एग्जाम के हवाले से। ठीक, आप लोग इस तरीके से, अब ये जो हिंदी वाली आईडी है, ठीक है, या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 8173742953। ये आपकी आईडी है, नोट करके इनरोल हो जाइएगा। कल से शाम में 5 बजे आपकी क्लास होगी। 8173742953। मैंने शाम में ज्योग्राफी वाले में भी बता दिया था और उर्दू वाले में भी बता रहा हूँ। सिर्फ TGT वाले बच्चे ही इसमें इनरोल करें। आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही फीस पे कर दी है
499। ऐसे नहीं है कि ये उर्दू की अलग देनी है, हिंदी की अलग देनी है, रीजनिंग की अलग देनी है, नहीं, पूरे के जो 7 सब्जेक्ट आपके टीजीटी में हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो सबकी फीस यही है, 499 रुपए एक महीने की। ठीक है, महमूद अली कह रहे हैं एक एक बात समझ में आ जाती है सर आपके पढ़ाने में। शुक्रिया बेटा। नाजिया सर एक बार फर्स्ट पेपर सिलेबस लिखवा दीजिए उर्दू का। बेटा फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस और लिखवा दीजिए उर्दू का। बेटा उर्दू का कोई सिलेबस नहीं है DSSB का। हाँ बेटा जो मैं करा रहा हूँ वही सिलेबस है बस, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि फिरोज आपको हर जगह मिलेगा। सबा सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब सब समझ में आ गया। शुक्रिया बेटा। समझ में आना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम क्रैक करना ज्यादा बड़ी बात है। समझ में तो मुझे भी आता है दुनिया गोल है, समझने के अलावा उसको एक्सपेरिमेंट भी करना होता है, एग्जाम में भी क्रैक करना होता है। सबको पता है माँ जो है वो जन्नत है, लेकिन फिर भी कोई उसकी क्या नहीं करते, इज्जत नहीं करते। समझ में आ जाना बड़ी बात नहीं है, उसे एक्सप्लेन करना या उसे अमल में लाना वो ज्यादा बड़ी बात होती है। सबको पता है माँ जो है। हाँ कैन आई लीव, हाँ क्लास खत्म होगी बेटा। आज थोड़ा टॉपिक बड़ा था तो इसलिए ज्यादा थोड़ी लंबी भी क्लास होगी, पर कोई नहीं, कभी कभी दिन कभी कभी रात बड़ी। ठीक है, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ये नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, या फिर आप लोग क्लास में भी कल की में भी पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग बरकरार हैं तो आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। जी सर इंशाल्लाह आपका साथ रहा, एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ बेटा इंशाल्लाह होगा, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। इस बार एक भी सीट जो है वो खाली नहीं रहने वाली, ये है। तो आप लोगों का मैंने एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दिया था, तारीख ज़बान उर्दू, और ये मेरा रूल भी है और मेरा ये प्रोस्पेक्टिव भी है, क्योंकि जब आप लोग टीचिंग करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपका कल हो गया, जो आपने टेस्ट दिया जिसमें 60 क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें टाइपिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन आइंदा वालों में टाइपिंग हो जाएगी। इसके लिए हम लोग आपसे माजरत खां हैं कि टाइपिंग नहीं हो पाई पूरी की, क्योंकि वो एकदम से ही हो गया टेस्ट। मैं चाह रहा था कि सैटरडे में ले लूंगा, लेकिन वो कल हो गया। एवोल्यूशन के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एवोल्यूशन आप लोगों का हुआ है, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन जो टीचर होता है वो भी पढ़ाने के साथ साथ लर्न करता है, ठीक है। तो उसको लर्न करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फीडबैक। जब आप लोग टीचिंग में जाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी आएंगे टीचिंग मैथोलॉजी के या टीचिंग एप्टीट्यूड के, और वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ध्यान रखना उर्दू में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आपका टीचर हूँ, तो मुझे भी जो है वो फीडबैक की जरूरत है, रिव्यू की जरूरत है, ताकि मेरे अंदर जो कमी है जो खामियां है मैं उसे दूर कर सकूं। तो इसीलिए जो बच्चे क्लास में अभी अवेलेबल हैं या जो बच्चे क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जरूर मुझे फीडबैक जरूर दें इस नंबर पे, ताकि जब मैं कल आप लोगों के सामने आऊं तो एक नई एनर्जी, एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ, एक मोटिवेशन के साथ मैं आपको कल मुलाकात करूं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देंगे, ताकि मैं अपने टीचिंग लेवल में या टीचिंग टेक्निक्स में जो है वो कुछ तब्दीली करूं और आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊं। आपका ख्वाब मुकम्मल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। रिव्यू बेटा थोड़ा सा लंबा या छोटा सा देना, ये तो सबको पता है। अच्छा, अच्छे तो सब हैं, लेकिन कितना वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो देखना चाहता हूँ।
ठीक है, चलिए फिर। अगर मैं अच्छा पढ़ाता तो आपके 5 नंबर ना आते। किसका नाम था? फरहान। हाँ, आपके और ज्यादा अच्छे आने चाहिए थे। तो ये तो आपका जो कैट बात है, वो तो दलील जो है वो बिल्कुल ही बर्खास्त हो गई, क्योंकि दलील के लिए दावा करते हैं, दावे के लिए दलील करते हैं। तो आपने दावा किया, लेकिन आपके तो नंबर बहुत कम है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मैंने अच्छा पढ़ाया है? हाँ, सबा कह सकते हैं क्योंकि उसके 50 हैं। उसके अलावा 2 बच्चों के और हैं, फिर 2 उसके और नाजिया के। वो कह सकते हैं कि अच्छा है क्योंकि उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। चलिए, बातें कम, आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इस नंबर पे आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल।